अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज हम टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स। और इसमें हम रजिस्टर्स तमाम रजिस्टर्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के अंदर। और जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स कौन से होते हैं, पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे कि रजिस्टर और मेमोरी की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है, और फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं, उनका यूजेज क्या है, और फिर लास्ट में हम एक असेंबली लैंग्वेज कोड में एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर रजिस्टर्स। रजिस्टर आर अ टाइप ऑफ computer memory used to quickly accept, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU. रजिस्टर्स कंप्यूटर की वो मेमोरी है जो कि मेन मेमोरी से अलग होती है। ऑब्वियसली ये सीपीयू की अपनी पर्सनल मेमोरी होती है। इसका काम होता है डाटा को एक्सेप्ट करना, स्टोर करना और डाटा ट्रांसफ़र करना और इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफ़र करना। और ये सारे काम जो है वो क्विकली करता है एज़ कम्पेयर टू द मेन मेमोरी, क्योंकि ये सारे काम सीपीयू को रिक्वायर्ड होते हैं। तो सीपीयू या प्रोसेसर की वर्किंग को स्पीड अप करने के लिए ये रजिस्टर्स एक्चुअली काम करते हैं। द रजिस्टर्स यूज्ड बाय द सीपीयू आर ऑफन टर्म्ड एज प्रोसेसर रजिस्टर्स। जो रजिस्टर सीपीयू इस्तेमाल करता है उन्हें आमतौर पर हम प्रोसेसर रजिस्टर्स कहते हैं। A processor register may hold an instruction, a storage address, or any data such as bit sequence or individual characters. कोई भी प्रोसेसर रजिस्टर कोई इंस्ट्रक्शन होल्ड स्टोर कर सकता है अपने अंदर, किसी स्टोरेज का एड्रेस जो है वो स्टोर कर सकता है, और या फिर कोई डाटा जो है स्टोर कर सकता है, जैसे कि बिट्स की फॉर्म में या करेक्टर्स की फॉर्म में। The computer needs processor registers for manipulating data and a register for holding a memory address. कंप्यूटर को प्रोसेसर रजिस्टर की ज़रूरत होती है डाटा मैनिपुलेट करने के लिए, और एक रजिस्टर की भी और भी ज़रूरत होती है मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए। दोनों काम अलग अलग रजिस्टर्स करते हैं। द रजिस्टर होल्डिंग द स्टोरेज मेमोरी लोकेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द एड्रेस। वो रजिस्टर जो मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर रहा है वो एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। किसका एड्रेस? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड। सीपीयू फिल वक्त करंटली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसके कंप्लीट होने के बाद जो इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करेगा उसका एड्रेस एक्चुअली एक रजिस्टर में स्टोर होना चाहिए। ये वाली जो स्लाइड्स हैं यहाँ से आगे 3-4 स्लाइड्स ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। मैंने वही वाली स्लाइड्स यहाँ पर कॉपी की हैं, आप यहाँ से पढ़ लें या वहाँ से पढ़ लें, बात एक ही है। तो डाटा कंटेंट जो है बीच में इसके सेम है। तो रजिस्टर्स जो है वो हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं। इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि कन्वेंशनल मेमोरी यानी जो मेन मेमोरी है उसकी निस्बत ये ज़्यादा हायर स्पीड में हमें एक्सेस प्रोवाइड कर सकें और प्रोसेसिंग कर सकें। रजिस्टर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे परफॉर्म। जो रजिस्टर का नाम है वही उसका काम है, यानी उनके नेम्स की बेसिस पे, उनके फंक्शंस की बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। कुछ जनरल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, जैसे डाटा रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, और स्टेटस या फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। डाटा रजिस्टर्स होते हैं जो कि डाटा ऑपरेशन पर किसी भी ऑपरेशन के लिए डाटा को होल्ड करते हैं, यानी डाटा जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है सीपीयू ने उसका डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। एड्रेस रजिस्टर्स इंस्ट्रक्शंस का या डाटा का एड्रेस स्टोर करते हैं, और फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर का काम होता है करंट स्टेटस को जो है अपडेट करना कि सीपीयू या प्रोसेसर का स्टेटस क्या है, वो फ्री है या वर्किंग कंडीशन में। ये हमने फिर देखा था जी 8086 इंटरनल रजिस्टर्स। ये 8086 एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसके इंटरनल रजिस्टर 16 बिट्स के हैं। ये उसके बारे में जो है एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, जिसमें हमारे पास AX, BX, CX और DX ये तमाम डाटा रजिस्टर यानी जनरल पर्पस रजिस्टर्स, हम आगे इनको देखेंगे भी। और हर AX रजिस्टर या BX इस तरह के डाटा रजिस्टर जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक लोअर पार्ट होता है यानी लोअर बिट्स, और एक हायर बिट्स। इसी तरह से पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं और इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं। स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, और इंडेक्स में सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और फिर सेगमेंट रजिस्टर्स आते हैं, उनमें भी 4 तरह के सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। और फिर फ्लैग रजिस्टर्स हैं, वो भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। 2 कैटेगरी इन द सेंस उनकी डिवीजन जो बिट्स की है वो 2 कैटेगरीज में, एक लोअर बिट्स और हायर बिट्स के फॉर्म में। जनरल पर्पस रजिस्टर्स 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यूज्ड इन अरिथमेटिक लॉजिक एंड डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, जिसका काम अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना है। आल्सो रिक्वायर्ड इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। फिर है बेस रजिस्टर,
इट कैन होल्ड अ मेमोरी एड्रेस दैट पॉइंट्स टू अ वेरिएबल। ये मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है जो कि किसी वेरिएबल का हो सकता है। काउंटर रजिस्टर एक्ट एज अ काउंटर फॉर रिपीटिंग और लूपिंग इंस्ट्रक्शंस। अक्सर इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करवानी पड़ती है, तो उनको बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए ऑब्वियसली कोई टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन होती है, यानी टोटल नंबर ऑफ टाइम्स होता है जितनी दफ़ा वो एग्जीक्यूट होना है, तो उन्हें काउंटर रजिस्टर कंट्रोल करता है, यानी कि उनकी काउंटिंग जो है वो कंट्रोल करता है। दीज इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली रिपीट एंड डिक्रीमेंट सी एक्स एंड क्विट व्हेन इक्वल्स टू जीरो। जब ये रजिस्टर काम कर रहा होता है तो वैल्यू इसकी डिक्रीमेंट होती रहती है। सपोज आपने 10 दफ़ा अगर एक इंस्ट्रक्शन को चलाना है तो सी एक्स की वैल्यू 10 है, तो जैसे जैसे ये वैल्यू ये इंस्ट्रक्शन चलती रहती है, एग्जीक्यूट होती रहती है, सी एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, और जब वो जीरो की इक्वल हो जाती है तब जो है वो डाटा सारा खत्म हो जाता है, रजिस्टर अपना काम करना बंद कर देता है, सिमिलरली जिस तरह लूप काम करती है। फिर आते हैं डाटा रजिस्टर। इट हैज़ अ स्पेशल रोल इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशन। ये स्पेशली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी इनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक पर्पज़ इनका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। फिर आते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स। ये स्टोर करते हैं जी एड्रेसेस किसके, ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन मेमोरी। मेमोरी में जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन पड़ी हैं उनके एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। दीज वैल्यूज आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशंस। ये जो भी वैल्यूज देते हैं, जो भी एड्रेसेस ये स्टोर करते हैं, ये एक्चुअली मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि प्रोसेसर एक्सेस करता है। प्रोसेसर ने डाटा मेमोरी से उठाना है, मेमोरी के किस एड्रेस है, किस लोकेशन से उठाना है, वो जो है ये वैल्यूज होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो एड्रेस जिन्हें सेगमेंट रजिस्टर कंट्रोल करता है। पहला है कोड सेगमेंट रजिस्टर। डिफाइंस द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेक्शन ऑफ मेमोरी होल्डिंग कोड। मेमोरी के जिस सेक्शन में डाटा या कोड मौजूद है या इंस्ट्रक्शन मौजूद है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस कोड रजिस्टर में होता है, यानी वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू हो रही है। फिर आता है डाटा रजिस्टर। डिफाइंस द सेक्शन ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द डाटा यूज्ड बाय प्रोग्राम। प्रोग्राम मोस्टली डाटा कौन सा इस्तेमाल करें और वो मेमोरी की किस लोकेशन पे पड़ा है, किस सेक्शन में पड़ा है, ये डाटा सेगमेंट रजिस्टर उस सेक्शन को जो है होल्ड करता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, दिस इज एन एडिशनल डाटा सेगमेंट दैट इज यूज्ड बाय सम ऑफ द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। ये एक एडिशनल सेगमेंट रजिस्टर है जिसमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा या स्ट्रिंग टाइप की इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर होती है। फिर आता है स्टैक सेगमेंट। इट डिफाइंस द एरिया ऑफ द मेमोरी यूज्ड फॉर स्टैक। ये मेमोरी का वो एरिया डिफाइन करता है जहाँ पर जो स्टैक के लिए इस्तेमाल हुआ है। स्टैक क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल देखेंगे। फिर आते हैं पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। दीज कैन बी एक्सेस्ड ओनली एज 16 बिट रजिस्टर्स। ये स्पेशली 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, इनका साइज फिक्स्ड है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सबसे पहला। पॉइंटर रजिस्टर्स दो तरह के होते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सबसे पहले, और ऑलवेज पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सीपीयू अब जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर होल्ड करता है। आईपी रजिस्टर्स ऑलवेज वर्क्स टुगेदर विद सीएस सेगमेंट रजिस्टर एंड इट पॉइंट्स टू करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर हमेशा कोड सेगमेंट रजिस्टर डाटा के साथ जो है मिलकर काम करता है, क्योंकि कोड सेगमेंट रजिस्टर में क्या जो होता है मौजूद होता है, ये पीछे अभी हमने पढ़ा मेमोरी का एड्रेस, तो किस एड्रेस से डाटा उठाना है या इंस्ट्रक्शन लेकर आनी है तो आईपी रजिस्टर को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंटर एड्रेसिंग ऑफ डाटा ऑफसेट एड्रेस रिलेटिव टू डीएस डाटा सेगमेंट। ये हम डाटा का जो भी एड्रेस मेमोरी में है उसको ये कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। फिर आता है डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंटर एड्रेसिंग ऑफ डाटा ऑफसेट एड्रेस रिलेटिव टू एक्स्ट्रा सेगमेंट। सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज्ड इन स्ट्रिंग मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद एसपी एंड बीपी स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर रजिस्टर्स are used to access data inside the stack segment. Base pointer primarily used to access parameters passed via the stack. Offset address relative to stack segment. स्टैक की मदद से जो भी पैरामीटर्स पास होते हैं किसी भी प्रोग्राम में या इंस्ट्रक्शन में, ये उन्हें कंट्रोल करता है एक्चुअली। और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का काम है ऑलवेज पॉइंट्स टू टॉप आइटम ऑन द स्टैक। स्टैक की जो टॉप मोस्ट आइटम होती है, जो भी टॉप मोस्ट वैल्यू होती है, उसको पॉइंट आउट करता है। ये कुछ एक लिस्ट है कॉमन रजिस्टर्स की जो कि एक बेसिक कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। जैसे डाटा रजिस्टर इस्तेमाल करता है, 16 बिट्स का होता है। इसका काम होता है कि वो होल्ड्स मेमोरी ऑपरेंड।
यानी मेमोरी के जिन ऑपरेंड्स पर, जिन डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म होने की, उन्हें होल्ड करता है। एड्रेस रजिस्टर 12 बिट्स के होते हैं, होल्ड्स एड्रेस ऑफ द फॉर द मेमोरी। एक्यूमुलेटर रजिस्टर 16 बिट के होते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर कहलाता है ये। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 16 बिट्स के होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन कोड को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर 12 बिट्स का होता है, होल्ड एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इसी तरह टेम्पररी रजिस्टर होते हैं, वो 16 बिट्स के होते हैं, ये टेम्पररी डाटा को होल्ड करते हैं। इनपुट रजिस्टर होते हैं कुछ 8 बिट्स के होते हैं, ये कैरीज इनपुट करेक्टर। इसी तरह आउटपुट रजिस्टर होते हैं जो 8 बिट्स के होते हैं और कैरीज आउटपुट करेक्टर। So the following image shows the register and memory configuration for a basic computer. एक बेसिक कंप्यूटर रजिस्टर मेमोरी की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करता है, ये आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ये 0 से 11, ये बेसिकली क्या है, ये इसका साइज़ है, यानी 0 से 11 12 बिट्स टोटल। इसी तरह से ए आर रजिस्टर है, ए 0 से, ये भी सिर्फ 12 बिट्स का। इसी तरह आई आर रजिस्टर ये 16 बिट्स का है। टी आर रजिस्टर ये भी 16 बिट्स का है। और ये आउटपुट विषय अभी हमने पढ़ा, क्या नाम था, आउटपुट रजिस्टर, ये 8 बिट्स का। तो मेमोरी में तो ऑलमोस्ट अगर इतने वर्ड्स हैं आपको 4096 वर्ड्स है, उसका मतलब 16 बिट्स पर वर्ड, हर वर्ड को 16 बिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी रजिस्टर मिलकर काम करते हैं। टोटल मेमोरी का साइज और टोटल रजिस्टर्स दोनों कम्बिनेशन के तौर पर जो है काम करते हैं, और इनका जो बिट्स होती हैं वो डिवाइड होती है मेमोरी के अंदर, और इस तरह से मेमोरी जो है वो कन्फिगर होती है। द मेमोरी यूनिट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 4096 वर्ड्स एंड ईच वर्ड कंटेन्स 16 बिट्स। हम कहते हैं जी हमारा कंप्यूटर 4096 वर्ड्स की कैपेसिटी रखता है, यानी इतने करेक्टर्स उसमें स्टोर हो सकते हैं टोटल, यानी हर वर्ड के लिए 16 बिट्स आते हैं। द डाटा रजिस्टर कंटेन 16 बिट्स डाटा। अब हम ये सारे रजिस्टर्स जो हैं इस टोटल 4096 वर्ड्स के अंदर हमने कंप्लीट करने हैं। तो डाटा रजिस्टर जो है वो 16 बिट्स का होता है, विच होल्ड द ऑपरेंड रीड फॉर द फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। इसी तरह मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है वो 12 बिट्स का होता है, और इसका काम मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड करना है। प्रोग्राम काउंटर 12 बिट्स का होता है, विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये पीछे वाले डायग्राम के लिए ही पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। To be read from memory after the current instruction is executed. This is an accumulator register, is a general purpose register, processing register. The instruction read from memory is placed in the instruction register. Temporary register is used for holding temporary data during the processing. The input registers hold the input data given by the user, and the output register holds the output after processing the input data. ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इस डायग्राम के अंदर ही सारे उसी के पॉइंट्स हैं बेसिकली। अब आते हैं फ्लैग रजिस्टर पे। द फ्लैग रजिस्टर इज द स्टेटस रजिस्टर इन इंटेल x86 माइक्रोप्रोसेसर्स दैट कंटेन्स द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेसर। ये बेसिकली स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं, पीछे भी हम बात कर चुके हैं। और ये इंटेल x86 के माइक्रो प्रोसेसर्स में जो शुरू हुए थे, और इनका काम होता है जी के प्रोसेसर की करंट स्टेट को एक्सप्लेन करना। दिस रजिस्टर इज 16 बिट्स वाइड, 16 बिट का साइज होता है इसका। इट्स सक्सेसर द ई फ्लैग्स एंड आर फ्लैग्स रजिस्टर्स आर 32 बिट्स एंड 64 बिट्स वाइड रिस्पेक्टिवली। ये क्या होता है ये हम आगे जाके देखते हैं। सक्सेसर्स द वाइडर रजिस्टर्स रिटेन कंपैटिबिलिटी विद देयर स्मॉलर प्रीडिसेसर्स। जो बड़े साइज के रजिस्टर्स होते हैं फ्लैग रजिस्टर, वो अपनी कंपैटिबिलिटी को एडजस्ट करते हैं किसके साथ, स्मॉल रजिस्टर के साथ। द फिक्स्ड बिट्स एट बिट पोजीशंस 1 3 एंड 5 एंड कैरी पैरिटी एडजस्ट 0 and sign flags are inherited from an even earlier architecture 8080 and 8085। ये कुछ अर्ली आर्किटेक्चर्स होते थे कंप्यूटर के, इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर के, और इनमें कुछ फिक्स्ड बिट्स होती थी, जैसे बिट 1 3 एंड 5। कुछ कैरी बिट्स होती थी, कुछ पैरिटी बिट्स, कुछ एडजस्ट बिट्स, कुछ जीरो एंड कुछ साइन फ्लैग्स। ये सारे जो है इस इन रजिस्टर्स में फिक्स होती थी, और यहाँ से इन्हीं से लेकर जो है ये नए माइक्रो प्रोसेसर में या ये फिर पूरा फ्लैग रजिस्टर बनाया गया था। द एडजस्ट फ्लैग यूज टू कैरी ऑक्सिलरी कैरी बिट। एडजस्ट फ्लैग जो है वो ऑक्सिलरी कैरी बिट कैरी करता था 8080 माइक्रो प्रोसेसर में, और हाफ कैरी बिट जो है वो Zilog Z80 आर्किटेक्चर में मौजूद। ये पुराने आर्किटेक्चर से जो इस बेसिकली इस 86 माइक्रो प्रोसेसर से पहले यूज हुआ करते थे। These registers are programmable. It can be used to store and transfer the data from the registers by using instruction. ये रजिस्टर जो है प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है, यानी इनमें हम इंस्ट्रक्शंस खुद से स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम द रजिस्टर्स बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन। ये दूसरे रजिस्टर से डाटा और
इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके। कॉमन फ्लैग रजिस्टर्स कुछ यूँ हैं। सबसे पहले ओवरफ्लो फ्लैग इंडिकेट्स द ओवरफ्लो ऑफ अ हाई ऑर्डर बिट लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ डाटा आफ्टर अ साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कोई भी कैलकुलेशन हुई है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, उसमें साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ भी उसमें इंक्लूड है। और उसमें जो हाई ऑर्डर है यानी लेफ्ट मोस्ट बिट है, जो हाईएस्ट बिट है, एक्चुअली वो ओवरफ्लो कहलाती है। ओवरफ्लो यानी मैक्सिमम बिट से ज़्यादा अगर आपकी वैल्यू चली जाए, तो ये ओवरफ्लो फ्लैग उसको कंट्रोल करता है। डायरेक्शन फ्लैग डिटरमिन्स द लेफ्ट और राइट डायरेक्शन फॉर मूविंग एंड कंपेयरिंग स्ट्रिंग डाटा। ये डायरेक्शन को कंट्रोल करता है कि आपने स्ट्रिंग डाटा में यानी वर्किंग हो रही है, डाटा को डाटा के लेफ्ट साइड पर मूव करना है या राइट साइड पर मूव करना है। When the df value is 0, the string operation takes left to right direction. स्ट्रिंग ऑपरेशन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन कब लेता है? जब df की वैल्यू जीरो फिक्स हो जाए, या हम यूँ कह सकते हैं जब df की वैल्यू जीरो फिक्स हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग ऑपरेशन लेफ्ट से राइट मूव करेगा, और जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो उलट होता है, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। फिर आता है इंटरप्ट फ्लैग determines whether the external interrupts like keyboard entry etc are to be ignored or processed। इस फ्लैग का काम ये होता है कि कीबोर्ड से या किसी और इनपुट या आउटपुट डिवाइस से कोई इंटरप्ट अगर आई है तो इंटरप्ट इग्नोर करनी है या प्रोसेस करनी है। It disables the external interrupt when the value is 0 and enables interrupt when set to 1। जब वैल्यू जो है इसकी ज़ीरो हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक्सटर्नल इंटरप्ट को इग्नोर करने वाला है, यानी वो उससे परफॉर्म नहीं करेगा। सीपीयू या रजिस्टर जो भी काम कर रहा है वो उसी को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन जब वो बाहर वाली इंटरप्ट को चाहता है कि उसे एग्जीक्यूट करवाए, तब वो अपनी वैल्यू 1 कर देता है, और इसका मतलब सीपीयू समझ जाता है कि अब इंटरप्ट को पहले एग्जीक्यूट करना है, बाकी डाटा बाद में। उसके बाद है ट्रैप फ्लैग अलाउ सेटिंग द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर इन सिंगल स्टेप मोड। प्रोसेसर के ऑपरेशन को सेट करता है ये सिंगल स्टेपिंग मोड में। सिंगल स्टेपिंग मोड मतलब एक ही स्टेप में सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी है। द डीबग प्रोग्राम वी यूज सेट्स द ट्रैप फ्लैग। हम कुछ डीबग प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जैसे हम डीबगिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें एरर्स फाइंड करके रिमूव करते हैं, तो वो जो डीबग प्रोग्राम होता है वो ट्रैप फ्लैग को इस्तेमाल करता है। सो वी कुड स्टेप थ्रू द एग्जीक्यूशन वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। अब डीबग प्रोग्राम क्या होता है? पूरे सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे स्टेप्स को एक ही स्टेप में एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता है कि उसमें एरर है या नहीं। तो ऐसे केस में ट्रैप फ्लैग रजिस्टर जो है वो काम आता है। फिर आता है साइन फ्लैग रजिस्टर शोज द साइन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आया उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर। दिस फ्लैग इज सेट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ अ डाटा आइटम फॉलोइंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये फ्लैग अपनी वैल्यू उस आउटपुट की यानी उस अरिथमेटिक ऑपरेशन की आउटपुट की के साइन की बेस पर अपनी वैल्यू सेट करता है। द साइन इज इंडिकेटेड बाय द हाई ऑर्डर ऑफ लेफ्ट मोस्ट बिट। उस जो भी आंसर आपका आया ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट यानी जो हायर बिट की जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू की बेस पर साइन जो है वो डिसाइड होता है कि साइन क्या होगा इसका। पॉजिटिव रिजल्ट क्लियर्स द वैल्यू ऑफ। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव वैल्यू में आया है तो एस एफ रजिस्टर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और नेगेटिव रिजल्ट अगर आए हैं तो एस एफ वैल्यू की रजिस्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। जीरो फ्लैग इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेशन। ये अरिथमेटिक या लॉजिकल कंपैरिजन या लॉजिकल एक सेम चीज़, जहाँ पे हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स को इंडिकेट करता है। अ नॉन जीरो रिजल्ट क्लियर्स द जीरो फ्लैग टू जीरो। अगर आपका रिजल्ट किसी भी ऑपरेशन का जीरो नहीं आया, यानी जीरो के अलावा कुछ आया, तो जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर जीरो आया है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। जीरो फ्लैग ये बता रहा है कि आंसर जीरो आया या नहीं आया, तो जब आंसर जीरो नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। उस जीरो का मतलब है कि फॉल्स, यानी जीरो फ्लैग रजिस्टर काम नहीं किया। जब वैल्यू 1 होगी तब इसका मतलब ये होगा कि आंसर 1 आ गया है, अब जीरो फ्लैग रजिस्टर ने काम किया है। ठीक है। फिर आता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कंटेन्स द कैरी from bit 3 to bit 4 following an arithmetic operation used for specialized arithmetic। ये कुछ वैल्यूज को एक बिट से दूसरी बिट तक कैरी करने के लिए यूज होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। द AF is set when a 1 byte arithmetic operation causes a carry from bit 3 into bit 4। इसकी वैल्यू जो है वो 1 या वैल्यू सेट तब होती है जब एक बाइट का अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है और उसमें कैरी यानी बिट कैरी हुई है 3 बिट से लेकर 4 बिट तक।
Parity flag indicates the total number of 1 bits in the result obtained from an arithmetic operation. ये आपके पूरे अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो भी रिजल्ट आया उसका टोटल नंबर ऑफ 1 बिट्स, यानी 1 बिट से मुराद ये है कि आपका आंसर ऑब्वियसली 0 और 1 की फॉर्म में आता है मेमोरी में जब हम बात करें, यानी बाइनरी फॉर्म में। तो पैरिटी बिट या पैरिटी फ्लैग का काम ये होता है कि आपके उस रजिस्टर में, उस वैल्यू में जो आपके आउटपुट आई है, जो रिजल्ट आया है आपके ऑपरेशन का, वहाँ पर टोटल पैरिटी बिट्स क्या है, यानी इट्स मीन लेट्स सपोज हम 1 को ले लेते हैं, तो उस पूरे रिजल्ट में 1 जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुआ है या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो लेट्स सपोज हमने उसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स करना है और आपके पास जो है रिजल्ट में जो 1 की वैल्यू यानी 1 3 टाइम्स आ गया है। अब 3 एक ऑड नंबर है, हम चाहते हैं इवन नंबर हो, तो हम पैरिटी बिट को 1 कर देते हैं ताकि वो उन तीनों के साथ मिलकर वैल्यू 4 हो जाए, और 4 जो है एक इवन नंबर होता है। ये पैरिटी फ्लैग है। ये उस पैरिटी बिट, उस वो पैरिटी बिट है एक्चुअली, उस पैरिटी बिट को ये पैरिटी फ्लैग कंट्रोल करता है। एन इवन नंबर ऑफ 1 बिट्स क्लियर्स द पैरिटी फ्लैग टू 0। अगर रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन आ गए हैं, तो पैरिटी फ्लैग जो है उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी क्योंकि वो ऑलरेडी इवन है, हमें उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैरिटी फ्लैग भी फ्री है, इसलिए उसकी वैल्यू 0 है। और अगर वो नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड आ जाते हैं, तो पैरिटी फ्लैग की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। फिर आता है कैरी फ्लैग, कंटेन्स द कैरी ऑफ 0 और 1 फ्रॉम अ हाई ऑर्डर बिट आफ्टर एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। इट also stores the contents of last bit of a shift or rotate operation। इसमें अगर आपने बिट कैरी की है, बिट शिफ्ट की है, बिट रोटेट की है, यानी आगे पीछे स्वैप की हैं बिट्स, तो उनकी वैल्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए कैरी फ्लैग रजिस्टर काम करता है। अब फ्लैग रजिस्टर का यूजेज, ऑल फ्लैग्स रजिस्टर्स कंटेन्स द कंडीशन कोड्स। कंडीशन कोड्स यानी जो ऐसे इंस्ट्रक्शन जहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रही है। फ्लैग बिट्स डेट लेट द रिजल्ट्स ऑफ वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन अफेक्ट अनदर इंस्ट्रक्शन। जहाँ पर आपकी मशीन लैंग्वेज के कोड आपने लिखा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखी है, उस कोड में एक एक कोड का, एक इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट दूसरी इंस्ट्रक्शन पर अफेक्ट कर रहा है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट सम और ऑल द फ्लैग्स एंड कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन लाइक वेरिएबल एक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सर्टेन फ्लैग्स। अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस फ्लैग्स में जो भी सेट होनी है, और इसके अलावा कुछ कंडीशनल जंप्स इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो सब फ्लैग्स पर को यूज़ करके ये फ्लैग्स की वैल्यूज़ पर डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल JZ, ये एक इंस्ट्रक्शन है जो हम असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। जंप इफ़ ज़ीरो इसका मतलब है। इसी तरह JC जंप इफ़ कैरी, और JO का मतलब है जंप इफ़ ओवरफ्लो, डिपेंड ऑन स्पेसिफिक फ्लैग्स। अब ये ओवरफ्लो वाली JO ये ओवरफ्लो फ्लैग पर डिपेंड करती है, JC ये कैरी फ्लैग पर डिपेंड करती है, इसी तरह ये JZ ज़ीरो फ्लैग पर डिपेंड करती है। अदर कंडीशनल जंप्स टेस्ट कम्बिनेशन ऑफ सिविल फ्लैग्स, इसके अलावा जो भी होते हैं वो कुछ फ्लैग्स के कम्बिनेशन पर डिपेंड करते हैं। ये तो एक एक फ्लैग्स पर डिपेंड कर रही है, बाकी है वो मुख्तलिफ फ्लैग्स के कम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। फ्लैग रजिस्टर्स कैन बी मूव फ्रॉम और टू द स्टैक। फ्लैग रजिस्टर जो है वो स्टैक की से मूव किए जा सकते हैं या फ्लैग स्टैक की तरफ मूव किए जा सकते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द जॉब ऑफ सेविंग एंड रिस्टोरिंग प्रोसेसर कॉन्टेक्स्ट against a routine such as an interrupt service routine whose changes to registers should not be seen by the calling code। लेट्स सपोज एक इंटरप्ट आई है, उस इंटरप्ट के आने से फ्लैग की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। अगर वो होगी तो ये चीज़ जो है, जो कोड कॉल हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको नहीं पता चलना चाहिए, यानी प्रोसेसर को अभी तक ये नहीं बताना कि वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसे रोक के इंटरप्ट चलाए या ना चलाए। पहले फ्लैग रजिस्टर जो है वो ये डिसाइड करेगा कि इसके अंदर ये इंटरप्ट को उसने फॉलो करना है या नहीं करना। Here are the relevant instructions, ये कुछ instructions हैं जो कि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। The push F and pop F instructions transfer the 16-bit flag register। push and pop ये दो ऑपरेशन हैं जो कि किसी भी स्टैक पर परफॉर्म होते हैं। पुश का मतलब वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब है वैल्यू उसमें से रिट्रीव करना, ठीक है। और F मीन्स फ्लैग। तो ये दो इंस्ट्रक्शन 16-बिट फ्लैग रजिस्टर को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह पुश FD और पॉप FD इंस्ट्रक्शन विद द i386 आर्किटेक्चर, ये इस आर्किटेक्चर के साथ यूज़ होती नहीं। ट्रांसफ़र ये 32-बिट डबल रजिस्टर फ्लैग को यूज़ करते हैं। इसी तरह पुश FQ और पॉप FQ ये अलग आर्किटेक्चर में यूज़ होता है, ये 64-बिट क्वाड वर्ड रजिस्टर को के साथ यूज़ होते हैं।
जैसे इन 64 बिट मोड पुश एफ एंड पॉप एफ एंड पुश एफ क्यू एंड पॉप एफ क्यू आर अवेलेबल बट पुश एफ जो 16 बिट मोड है उसके अंदर पुश एफ डी और पॉप एफ डी वाले इंस्ट्रक्शन नहीं होते, बाकी सारे जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो होते हैं। The lower 8 bits of F flag of flags register is also open to direct load or store manipulation by SHF and LHF load or store AH into flags। 16 बिट फ्लैग रजिस्टर में डायरेक्टली मैं ये AH जो फ्लैग्स होते हैं उनमें डाटा लोड करना या स्टोर करना, इनकी ऑपरेशन इनकी मैनिपुलेशन भी हो सकती है। एग्जाम्पल एक देखते हैं, द एबिलिटी टू पुश एंड पॉप फ्लैग्स रजिस्टर्स लेट अ प्रोग्राम मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन इन द फ्लैग्स इन वेज फॉर विच मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन डू नॉट एग्जिस्ट। हम फ्लैग रजिस्टर को यूज़ करके पुश एंड पॉप का कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं अगर मशीन लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं CLD और STD इंस्ट्रक्शन क्लियर करती हैं क्लियर एंड सेट द डायरेक्शन फ्लैग। ये दो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डायरेक्शन फ्लैग को सेट कर देते हैं, यानी उसकी वैल्यू को सेट कर देते हैं 0 या 1, जो पीछे हमने जैसे देखा रिस्पेक्टिवली, बट देयर इज नो इंस्ट्रक्शन टू कम्प्लीमेंट DF। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग असेंबली कोड। अब ये जो पूरा सिनेरियो पर एक्सप्लेन किया है, नीचे इसका असेंबली लैंग्वेज में कोड है पुश F, ये इंस्ट्रक्शन है, इसका काम क्या है, यूज द स्टैक टू ट्रांसफर द फ्लैग्स, अभी पीछे भी हमने देखा। फिर पॉप AX, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने स्टैक वैल्यू ट्रांसफर की है, इंसर्ट किया, पुश किया, वो किस में करनी है, AX रजिस्टर में। इसी तरह फिर आता है जी पुश AX, और फिर इसको कॉपी कर देना है बैक इनटू द स्टैक फॉर स्टोरेज। पहले वैल्यू पुश की, ठीक है, फिर पॉप की, मैंने AX रजिस्टर के अंदर वैल्यू डाली है, उसी वैल्यू को निकाला है और फिर उसी वैल्यू को वापस स्टोर कर दिया। उसके बाद आता है जी एक्स और AX 400H, ये टॉगल कॉम्प्लीमेंट DF ओनली, अदर बिट्स आर अनचेंज्ड। इसमें हमने एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म किया। एक्स और मतलब एक्सक्लूसिव और, आपने DLD अगर पढ़ी है तो उसके अंदर ये ऑपरेशन होते हैं एंड और नॉट के अलावा एक्सक्लूसिव और एक्स और भी होते हैं, ये वो वाले ऑपरेशन परफॉर्म किए। फिर पुश AX, यूज द स्टैक अगेन टू मूव द मॉडिफाइड वैल्यू, जो वैल्यू आपने मॉडिफाई की, ये एक्स और में मॉडिफाई की ना, यहाँ पर ये चेंज हो गई वैल्यू, उसको दोबारा AX में पुश कर दिया और पॉप F, और उसको फ्लैग रजिस्टर में पॉप कर दिया। इंसर्ट हेयर द कोड that requires the DF flag to be complemented, or pop will store the original value of the flags. By manipulating the flags register, a program can determine the model of the installed processor. फ्लैग रजिस्टर को अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आपका प्रोग्राम, ये पीछे हमने प्रोग्राम जैसे पढ़ा, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम आपने फ्लैग रजिस्टर को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया है, तो प्रोग्राम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रोसेसर जो इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल आपने किया है, उसका मॉडल कौन सा है। For example, the alignment flag can only be changed on the 486 and above. इसी तरह से जैसे एग्जांपल से दिए, कोई भी एक अलाइनमेंट फ्लैग है वो सिर्फ तब चेंज हो सकता है जब उसकी वैल्यू 486 या उससे ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम इससे मॉडल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोसेसर कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है जो इतनी 486 वाली वैल्यूज़ को भी यूज़ कर रहा है। इफ़ द प्रोग्राम ट्राइज टू मॉडिफाई दिस फ्लैग एंड सेंसेस दैट द मॉडिफिकेशन डिड नॉट परसिस्ट, द प्रोसेसर इज अर्लियर देन द 486। अब अगर प्रोग्राम ने फ्लैग की वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश की और फिर ये सेंस भी कर लिया, ये भी देख लिया कि जो मॉडिफिकेशन वो करना चाह रहा है वो हो नहीं पा रही, तो इसका मतलब ये कि जो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है वो प्रोसेसर 486 वाला जो भी मॉडल है उससे पहले वाले मॉडल इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद वाले मॉडल इसमें शामिल नहीं हुए। स्टार्टिंग विद द इंटेल पेंटियम, द CPU ID इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट द प्रोसेसर मॉडल। इंटेल पेंटियम जो भी मॉडल है उसमें CPU ID इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेसर का मॉडल एक्सप्लेन करती है। हाउएवर द अबव मेथड रिमेन्स यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अर्लियर मॉडल्स। इससे पहले जो भी मॉडल्स थे उनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए सारा बाकी का मेथड जो है वो सेम रहता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।